पहले हम लोगों ने चाइल्डहुड इन्फेक्शंस में मीज़ल्स की बात करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिवर्सिटी और नीट पीजी के लिए। और आज का जो चाइल्डहुड इन्फेक्शन में दूसरा टॉपिक है वो है हमारा वेरिसेला। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग वेरिसेला कह रहे हैं। जो कॉमनली जो इसको नाम दिया गया है वो चिकन पॉक्स, जो सब लोग जानते हैं। चिकन पॉक्स नाम से ये डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसको भी मीज़ल्स की तरह ही सेवरल हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है और किस तरह से फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इसकी हेडिंग्स लिख लेते हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कि कितने पीरियड कितने पीरियड में ये इन्फेक्टिव होती है डिजीज़, ठीक है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये 3 हेडिंग्स हो गई। और एक हो गया हमारा सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है। SAR मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सेकेंडरी अटैक रेट। तो सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट्स देख लेते हैं। पॉजिटिव, ये वायरस की वजह से होता है, मीजल्स भी वायरस की वजह से था, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था। इसमें होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। और कौन सा वाला वायरस होता है ये होता है हमारा हर्पीज जोस्टर वायरस, ठीक है। हर्पीज सिम्प्लेक्स के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमें, ये होता है हर्पीज जोस्टर वायरस की वजह से, ठीक है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 21 डेज। मीजल्स का कितना था इंक्यूबेशन पीरियड, आपका रिवीजन भी मैं साथ साथ करवा देती हूँ। मीजल्स का इन्फेक्टिव पीरियड लगभग आधा महीना था, मतलब कि 8 to 12 डेज तक इसका इन्फेक्टिव पीरियड था मीजल्स का। इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका 10 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होती है हमारी 1 to 2 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ रैश टिल ऑल द लीजन्स आर क्रस्टेड, ठीक है। तो यानी कि डेज को मैं आवर्स में लिखती थी, 24 to 48 आवर्स बिफोर रैश। और आफ्टर रैश कितना रहेगा, आफ्टर रैश रहेगा टिल ऑल द लीजन्स आर क्रस्टेड, ठीक है, तब तक ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी के बेसिस पे ही मैं यहीं पे आपको क्लियर करते हुए चल रही हूँ। जो हमारा आइसोलेशन पीरियड होता है, मतलब कितने पीरियड के लिए पेशेंट को आइसोलेटेड रखना है ताकि और लोगों को ना फैल जाए। तो जो आइसोलेशन पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इस पीरियड में हमारी डिजीज़ फैल सकती है। तो अगर जैसे आप क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं कि आपके पास कोई बच्चा आया है, उसको ऐसे क्रस्ट है, उसको स्कूल में कुछ काम है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स है, जो भी है, तो आपको कब तक उसको मतलब रोक के रखना है स्कूल जाने से या किसी भी काम पे जाने से, तो तब तक कर रखना है जब तक सारे लीजन्स हमारे क्रस्टेड नहीं हो जाते हैं, नहीं तो ये डिजीज़ जो है फैल सकती है, ठीक है। तो इस तरह के MCQs इस पर बनते हैं चिकन पॉक्स के ऊपर, ठीक है। और इसका सेकेंडरी अटैक रेट होता है हमारा 85% या फिर 80%, कुछ भी कह लो, मतलब अलग अलग होते हैं। जो भी 80 के पास आपको ऑप्शन देके आप उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। और मीजल्स का था मोर देन 90% सेकेंडरी अटैक रेट, ठीक है। ये हमारी हो गई कुछ हेडिंग्स। अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब जो हमारे चाइल्डहुड इन्फेक्शंस हैं उसमें बहुत ही कॉमन चीज़ होती है फीवर और रैश, ठीक है। बस जो डिफरेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि फीवर कब आ रहा है, रैश कब आ रहा है, रैश किस तरह से हमारा मतलब फैल रहा है पूरी बॉडी पे, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैसे डिसअपियर हो रहा है, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती है। तो हम इसमें देख लेते हैं। पहला तो वही है फीवर, ठीक है, फीवर होगा बच्चे को। दूसरी चीज़ आती है हमारी रैश, ठीक है, रैश हो सकता है। अब रैश के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें कि किस टाइप का रैश होता है। इसमें जो रैश होता है वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ फीवर पे ही आ जाता है, ऑन फर्स्ट डे ऑफ फीवर, ठीक है। मीजल्स में क्या हो रहा था, मीजल्स में पहले हमारा फीवर आ रहा था, उसके बाद कॉप्लिक स्पॉट बन रहे थे, उसके बाद जाके 4th डे पे रैश आ रहा था और 8th डे पे डिसअपियर हो रहा था। इसमें हमारा फीवर आएगा और फीवर जब फीवर आएगा उसी के पहले दिन ही रैश भी अपीयर हो जाएंगे। रैश किस टाइप से होते हैं, पहले तो मैक्यूल्स आते हैं, फिर पेप्यूल्स बन जाते हैं वही, और फिर वही जो होते हैं हमारे वेसिक्यूलर रैश बन जाते हैं, यानी कि वसाइकल्स बन जाती हैं। और ये जो वसाइकल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा प्लूराइटिक होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसे कीवर्ड्स होंगे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इची फील कर रहा है, मतलब पेशेंट्स कीप ऑन इचिंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चिकन पॉक्स की बात हो रही है, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट चिकन पॉक्स, ठीक है। ये हमारा एक की पॉइंट हो गया, प्लूराइटिक होते हैं ये, ठीक है। ये सक्सेसिवली ये हमारा पैटर्न रहता है, पहले मैक्यूल्स बने, फिर पैप्यूल्स बने, एंड देन वसाइकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो रैश होता है हमारा, ये हमारा सेंट्रीपिटली स्प्रेड करता है,
सेंट्रीपीटल रैश होता है ये हमारा। इसको हम लोग सेंट्रीपीटल क्यों कह रहे हैं? जैसे कि ये हमारा सर्कल होता है, तो सेंट्रीपीटल कब होता है? जब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपीटल होता है। सेम इसी टाइप से जो हमारा बॉडी होती है ना, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्रंक पे लीजन्स आते हैं और फिर वो पेरिफेरी में ऐसे जाने फैलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल रैश का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे करेगा? ट्रंक से स्टार्ट करता है और हमारा स्प्रेड कहाँ तक करेगा? लिम्ब्स तक, ठीक है। स्प्रेड करेगा हमारा लिम्ब्स तक, ठीक है। मतलब कि हमारा टॉर्सो से स्टार्ट होकर लिम्ब्स तक फैलता है। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल रैश हो गया। अब ये रैश हमारा लास्ट कब तक करता है? ये हमारा 3 से 5 दिन तक रहता है, ठीक है। लास्ट फॉर 3 to 5 days, ठीक है। और जब ये डिसअपियर होता है तो क्या करेगा? इसमें भी हमारा ब्राउन पिगमेंटेशन रह जाती है, ठीक है। लीव्स ब्राउन पिगमेंटेशन, ओके। ब्राउन पिगमेंटेशन इसमें भी रह जाती है, मीजल्स में भी रह जाती है, ठीक है। अब इस रैश की खास बात क्या है? ये हमारा जो होता है प्लियोमॉर्फिक रैश होता है, प्लियोमॉर्फिक रैश, ठीक है। ये हमारा प्लियोमॉर्फिक रैश होता है। दैट मीन्स इसमें जो रैश होते हैं ना, डिफरेंट साइजेस के रैश होते हैं, एक साथ देखने को मिलते हैं। मतलब कि डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट स्टेजेस। हमने 3 स्टेज पढ़ी थी ना, मैक्यूल, पैप्यूल एंड वेसिकल। तो हमारी डिफरेंट स्टेजेस भी होती है एक ही साथ, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस, ये हमारी रैश की डिफरेंट साइज और डिफरेंट स्टेजेस एक ही साथ एक ही टाइम पे दिखाई देती है, ठीक है। सीन एट अ टाइम। तो इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं प्लियोमॉर्फिक रैश। और इसका एक अपीयरेंस होता है जिस पे क्वेश्चन बनता है, जो है हमारा ड्यू ड्रॉप इन रोज पेटल अपीयरेंस, ठीक है। दिस इज ड्यू ड्रॉप इन रोज पेटल अपीयरेंस। इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे कि हमारा जो रोज़ पेटल होती है ना, लाइक इस टाइप से कुछ रोज़ पेटल होती है, तो ये हमारी पूरी रेड है। उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप जब सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप बन जाती है इसके ऊपर, तो इसी टाइप से हमारा ये रैश अपीयर होता है। इसमें होता है कि वेसाइकल्स होते हैं, मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स होते हैं, और पीछे हमारा पूरा एरिदीमा होता है उसके पीछे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ड्यू ड्रॉप इन रोज पेटल अपीयरेंस। सो ये क्यों कह रहे हैं? हमारा होता है रैश जो होता है फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड रैश, ठीक है। सराउंडेड बाय एरिदीमा, ठीक है। ये हमारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स की बात, ठीक है। हमने फीवर पढ़ लिया और रैश पढ़ लिया। रैश किस टाइप का होता है? चिकन पॉक्स के अंदर। अब मीजल्स की तरह ही हम इसके भी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस, क्या होंगे? सबसे पहले तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा इसमें, ठीक है। किस किस का हो सकता है ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन? ये हो सकता है हमारा स्टेफ ऑरियस का, स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है हमारे सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या रहेगा हमारा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में रहेगा हमारा मेनिंजोएन्केफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। मेनिंजियोएन्केफेलाइटिस हो सकता है। दूसरी चीज़ हमारी हो सकती है सेरिबेलर एटेक्सिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी पीजी में भी पूछी गई है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है। मेनिंजोएन्केफेलाइटिस और सेरिबेलर एटेक्सिया हो गया। और तीसरी कॉम्प्लिकेशन होती है जब हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे फीवर है पेशेंट को, तो कुछ फिजिशियंस क्या करते हैं, एस्पिरिन दे देते हैं। तो एस्पिरिन की वजह से रेयस सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रेयस सिंड्रोम हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एक नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, ठीक है। ये हमारा आइबुप्रोफेन के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस।
ये दोनों जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे, वो हमारे ड्यू टू ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं, ठीक है। मतलब इनअप्रोप्रिएट ड्रग्स से जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो हमारे ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसको प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बात करें, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो हेडिंग डाल देते हैं डायग्नोसिस, ओके। डायग्नोसिस की बात चल रही है, तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे। डायग्नोसिस के लिए हम लोग एक तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ही हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है इसमें ज़ैंक स्मीयर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। आप अगर क्वेश्चन आ भी रहा है यूनिवर्सिटी में, तो आपको डायग्नोसिस में ज़ैंक स्मीयर प्रिपरेशन ज़रूर लिखना है। ज़ैंक स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीजन्स को स्क्रैप करते हैं और इसमें हम लोग क्या हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, एंटी IgM एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी IgM एंटीबॉडी डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट वेरिसेला वायरस, ठीक है। जो मीजल्स था उसमें हम लोग IgG एंटीबॉडी कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग IgM एंटीबॉडी एंटी IgM एंटीबॉडी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो हमारा अगर हो जाता है तो फिर वो डायग्नोसिस कंफर्म कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में डायग्नोसिस भी आ गया, ट्रीटमेंट भी आ गया। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। फीवर है पेशेंट को तो हम लोग क्या देंगे इसमें, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स में जैसे कि PCM हो गया हमारा, पैरासीटामोल हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन कभी नहीं देंगे। अगर हमने आइबुप्रोफेन दिया तो हमारे नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो सकता है, और अगर एस्पिरिन दिया तो रेयस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, वायरस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटीवायरल देंगे ऑब्वियसली। एंटीवायरल में कौन सी देंगे, एसाइक्लोविर देंगे, और इसकी डोजेज जो होती है वो होती है 20 mg पर kg, ठीक है, पर डोज। और ये हमें देनी है 6 आवरली, यानी कि दिन में 4 बार देनी है 20 mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। और इसको हमें विदिन 48 आवर्स स्टार्ट करना होता है। अगर हम इसको लेट स्टार्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं विदिन 48 आवर्स, ओके। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट। अब पीरियड ऑफ आइसोलेशन मैंने आपको बताया था कि चिकन मतलब पूछा जाता है, और जनरली आपसे रिलेटिव से क्वेश्चन कर ही लेते हैं, किसी को चिकन पॉक्स होता है फैमिली में तो कि कब तक आइसोलेट करके रखना है। तब तक करना है जब तक सारे लीजन्स जो हैं क्रस्टेड नहीं हो जाते, या फिर और सारे लीजन्स क्रस्टेड ना हो जाए, और जब तक कोई नया लीजन आना बंद ना हो जाए, ठीक है। कोई नया लीजन नहीं आ रहा है और सारे लीजन्स क्रस्ट हो चुके हैं, तो पीरियड ऑफ आइसोलेशन हमारा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन देख लेते हैं। मतलब ये तो ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन इस खुद को इससे बचाएं कैसे, इसके लिए हमारा वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन होता है हमारा, सबक्यूटेनियस वैक्सीन होती है, वैक्सीन। इसमें ये जो होती है, इसकी वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है। और दूसरी चीज़, इसका स्ट्रेन पूछ लेते हैं। स्ट्रेन होती है हमारा ओका स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेन आ गया। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQs में, ओके। अब इसकी डोज क्या रहती है, डोज रहती है हमारी 0.5 ml सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये इसकी डोजेज हो गई। अब इसकी वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या रहता है, इसकी 2 डोज लगती हैं, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, ठीक। फर्स्ट डोज जो लगती है हमारी, वो लगती है 15 to 18 मंथ ऑफ एज पे, ठीक है। 15 to 18 मंथ्स पे हम लोग लगाते हैं फर्स्ट डोज, और जो सेकेंड डोज लगती है वो लगती है 4 to 6 ईयर्स पे, ठीक है। ये इसका स्केड्यूल हो गया। और जो ज़्यादा डिटेल्स है वो हमने PSM में पढ़ी रखी है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज हो चुका है, ठीक है। अब इसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के नाम से भी एक चीज़ आती है, मतलब कि अगर आप एक्सपोज हो चुके हो किसी ऐसे पेशेंट से जिसको चिकन पॉक्स है, तो हम लोग क्या प्रोफाइलैक्सिस करें। इसके लिए हम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो पहले PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, इसमें हम लोग देते हैं वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, अब ये किन पेशेंट में दिया जाता है, ये हम लोग देते हैं इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, इन हाई रिस्क पेशेंट्स, ठीक है, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। अब ये कौन होते हैं हाई रिस्क कब बोलेंगे,
हाई रिस्क हम तब बोलेंगे जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, एक हो गया प्रेग्नेंट वुमेन है कोई भी। सेकेंड हो सकता है हमारा कि कोई ऐसा न्यूनेट जिसको मतलब जिसकी मदर को चिकन पॉक्स हो गया हो, डिलीवरी से 2 दिन बाद तक अगर चिकन पॉक्स हो रहा है या फिर विद इन 5 days बिफोर द डिलीवरी, तो वो एक न्यूनेट जो है वो भी एक हाई रिस्क इंडिविजुअल हो गया। तो न्यूनेट whose mother develops chicken pox within 5 days before or 2 days after delivery, ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा कोई भी ऐसा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक एड्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हो गया। ये दिस इज़ ऑल अबाउट चिकन पॉक्स। अगली वीडियो में हम लोग और इन्फेक्शियस डिजीज़ देखेंगे लाइक स्कारलेट फीवर हो गया, ठीक है, और मम्प्स हो गया। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।